गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द इनलाइटनमेंट। आज हम इनलाइटनमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना है कि इनलाइटनमेंट कोई एक इंसिडेंट नहीं था जो कि एक दिन में हो जाता है। ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो कि एक महीने में हो जाता है। ये एक बहुत लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस का रिजल्ट होता है। और हिस्ट्री में एक बहुत ही बेसिक रूल है कि आइडियाज तभी पैदा होते हैं जब सोसाइटी उनके लिए रेडी होती है। इसलिए इनलाइटनमेंट को समझने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हमें उस समय यूरोप में क्या कंडीशंस थी, उस कंडीशन को समझना पड़ेगा। हमें कोर थिंकर्स के बारे में जानना होगा, जिसमें से रूसो और कांत का नाम यूपीएससी ने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करके लिखा है अपने सिलेबस में। हम प्री मार्क्सियन एंड मार्क्सियन सोशलिस्ट थॉट को भी देखेंगे। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट को समझने के लिए ये बेसिकली 3 पार्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखो, हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे कि बैकग्राउंड और प्री कंडीशन को अच्छे से समझ लें। और इसको समझने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल रूट देखना पड़ेगा। हम थोड़ा पीछे चलेंगे, हम मिडाइवल यूरोप के स्ट्रक्चर को समझेंगे। वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां का पावर का सोर्स क्या था, वहां पे हायरकी कैसी थी। तो इन सब को समझना है। उसके बाद जब आप यूरोप की सोसाइटी को समझ जाओगे, वहां के स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, तब आप इनलाइटनमेंट को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो, उस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, वहां का इंटेलेक्चुअल रूट। यूरोप में क्या हो रहा था, आखिर इनलाइटनमेंट का इंटेलेक्चुअल रूट कहां से था, कहीं तो पैदा हुआ होगा। इसी चीज को समझेंगे हम। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 18 सेंचुरी में हो क्या रहा था। कैसे 18 सेंचुरी में इनलाइटनमेंट के बारे में बात होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 18 सेंचुरी में के स्टार्ट होते ही इनलाइटनमेंट लोग इनलाइटेंड हो गए होंगे। ये तो एक लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस था ना। तो इसका रूट हम कहां देखेंगे, इसका रूट 15-16 सेंचुरी के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। और हम इस चीज को देखने के लिए एक प्रोसेस देखेंगे, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को देखेंगे। और ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो है, ये बेसिकली कोई एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नहीं था। ये 3 बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का लॉजिकल कल्मिनेशन था। और ये 3 सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कौन कौन सा है। एक तो है रिनेसे, ठीक है, दूसरा है रिफॉर्मेशन, एंड तीसरा है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो चलो आज अभी हम लोग इंटेलेक्चुअल रूट देखते हैं एनलाइटनमेंट का। एंड उसके लिए हम ये तीनों ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। रेनेसे क्या है, रिफॉर्मेशन क्या है, एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्या है। देखो, ये जो 3 बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, ये स्टार्ट कहां से होता है। ये स्टार्ट होता है यूरोप से। और यूरोप के उस टाइम पीरियड में जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थे, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है। क्या स्ट्रक्चर था वहां पे। यूरोप का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऐसा था कि वहां की सोसाइटी, वहां का पॉलिटी चर्च डोमिनेटेड था। और इसी डोमिनेशन को रिनेसे ने धीरे धीरे करके चैलेंज किया। और चैलेंज करके उनकी जो सेंट्रल आइडिया थी, उनकी जो कोर आइडिया थी, इस कोर आइडिया को चेंज कर दिया। तो चलो, और कोर आइडिया को चेंज करके कहां ले आए। जो कोर आइडिया चर्च के इर्द गिर्द घूमती थी, अब उसको ह्यूमनिज्म में ले आए। अब वो सोशल इंक्वायरी के बारे में बात करने लगे। ठीक है, तो अभी आप ये सोचो कि रिनेसे स्टार्ट कब हुआ होगा।
चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले रिनेसे देखते हैं। रिनेसे एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जो कि 14 से 16 सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप के इंटेलेक्चुअल लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। मिडिवल यूरोप में जहां नॉलेज का सेंटर चर्च को माना जाता था, उस जगह पर रिनेसे ने उस फोकस को शिफ्ट कर दिया, और वो फोकस शिफ्ट चर्च से शिफ्ट करके इंसान पर ला दिया, क्लासिकल लर्निंग पर ला दिया, वर्ल्डली लाइफ पर ला दिया, और ह्यूमन क्लासिकल लर्निंग एंड वर्ल्डली लाइफ, इन तीनों को सेंट्रल आइडिया बना दिया। अभी देखो, ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये रिनेसे का कोर आइडिया बन जाता है, और इसी आइडिया को कहते हैं ह्यूमनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान का पोटेंशियल, उसकी डिग्निटी और उसकी जो रैशनल कैपेसिटी होती है, उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उस समय थिंकर्स थे, पेट्रियार्क एंड इरेस्मस करके एक थिंकर्स थे। इन जैसे थिंकर्स ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ भगवान का सेवक ही नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने वाला ऑटोनोमस इंडिविजुअल है। और यही आइडिया, यही थिंकर्स के यही थॉट कोर आइडिया बन जाते हैं रिनेसे के। और उसी टाइम में जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट हुआ करते थे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है, ये लोग, इन लोगों के टेक्स्ट से आइडिया का रिवाइवल होता है, और इन आइडियाज में लॉजिक की बात की जाती है, इन आइडियाज में एथिक्स की बात की जाती है, इन आइडिया में साइंस की बात की जाती है, रैशनैलिटी की बात की जाती है। इससे क्या होता है कि यूरोप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और लोगों के अंदर क्वेश्चन करने का स्पिरिट डेवलप हो जाता है। और ये जो क्वेश्चनिंग स्पिरिट है, यही चर्च के डोमिनेशन को हिला कर रख देता है। ठीक है, हमने क्या देखा? ह्यूमनिज्म। हमने क्या देखा? सोशल इंक्वायरी, जो क्वेश्चन करने की पावर है, क्वेश्चन करने का पोटेंशियल है। अभी क्या होता है कि नॉलेज को सिर्फ रिलीजियस फ्रेमवर्क तक ही सीमित नहीं रखा जाता है। अब नॉलेज उससे भी कहीं आगे बढ़ चुका है। रिनेसे ने क्या किया कि सोशल इंक्वायरी को लेजिटिमेसी दे दी। आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, साइंस, ये सब एक अलग सब्जेक्ट बनकर निकले, और ये सारे सब्जेक्ट चर्च से अलग थे। पहले हर चीज का एक ही सोर्स हुआ करता था, चर्च। हम लोग जानते हैं इस बारे में, हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने कभी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा है, तो मिडाइवल में जो यूरोपियन वर्ल्ड था, वो चर्च के अंडर आता था। चर्च एक सबसे बड़ी पावर थी। और रिनेसे के आने के कारण क्या हो रहा है? आर्ट और साइंस, ये दोनों ने रियलिज्म और ऑब्जर्वेशन, इन दोनों के ऊपर जोर दिया। आप देखोगे कि आर्ट में, जैसे उसी टाइम पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, फेमस हुए थे, उनमें से एक थे लियोनार्डो दा विंसी। इन जैसे आर्टिस्ट ने इंपेरियल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और बाद में यही सारी चीजें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का बेस बनती है। अभी देखो, रिनेसे ने पहली बार यह आइडिया पॉपुलर किया था कि इंसान भगवान की सेवा करने के साथ साथ एक ऐसा इंडिविजुअल भी है जो कि सोच सकता है, जो कि रीजनिंग दे सकता है, जो कि एक्सपीरियंस और नॉलेज का सोर्स बन सकता है। और यही सारी चीजें क्या होती है? इनलाइटनमेंट का फाउंडेशन बनती है। और यहीं से इनलाइटनमेंट के बारे में
एक बेस रेडी होता जाता है। तो ये तो था रिनेसे, कि रिनेसे ने कैसे आइडियाज को शिफ्ट कर दिया चर्च से लेकर इंसान की तरफ, ह्यूमनिज्म की तरफ, उसकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी की तरफ, उसकी नॉलेज एबिलिटी की तरफ। अब आते हैं हम लोग दूसरे सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की तरफ, जिसने क्या किया, चैलेंज किया चर्च की अथॉरिटी को। हम लोग ने देखा कि रिनेसे ने कैसे लोगों के सोचने के तरीकों को बदल दिया। और रिफॉर्मेशन क्या करता है कि उस टाइम में जो अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो कि चर्च होती है, उसके स्ट्रक्चर को ही चैलेंज कर दिया। इसने चर्च के इंटेलेक्चुअल मोनोपोली को डायरेक्टली तोड़ दिया। उस टाइम में रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि मार्टिन लूथर, कैल्विन, ये सारे रिफॉर्मर्स ने क्या किया, कैथोलिक चर्च की एब्सोल्यूट अथॉरिटी और उनकी जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज थी, जिसके कारण करप्शन हो रहा था, इन सब पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। जिससे एक कॉन्सेप्ट आता है प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। कॉन्सेप्ट आता है प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल खुद बाइबल को पढ़कर ट्रुथ को समझ सकता है और उसे किसी भी मेडिएशन की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी चर्च की जरूरत नहीं है। जैसा भक्ति मूवमेंट होता है इंडिया में, जहां पर यह बोला जाता है कि आप गॉड से खुद कनेक्ट कर सकते हो, आपको किसी भी मेडिएशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। ये जो ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट को ब्रेक किया जाता है इंडिया में, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट उस टाइम पे यूरोप में था और उसी कॉन्सेप्ट को वहां पर ब्रेक किया जाता है। इससे क्या होता है, इसने ये कॉन्सेप्ट जब आता है, इसने क्या किया कि इंडिविजुअल कॉन्साइंस को इंपॉर्टेंस दिया और रिलीजियस मैटर्स में भी क्रिटिकल इंक्वायरी को लेजिटिमाइज कर दिया। अभी ये जब क्रिटिकल इंक्वायरी को लेजिटिमाइज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे यूरोप में रिलीजियस प्लूरिज्म बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, मल्टीपल प्रोटेस्टेंट सेक्ट का इमरजेंस होता है, जिससे एक सिंगल अनक्वेश्चनेबल रिलीजियस ट्रूथ का जो आइडिया होता है वो वीक हो जाता है। पहले क्या था कि आप चर्च को क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, चर्च ने जो बोल दिया वही सच है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारी जो ऑर्थोडॉक्सी थी, ये जो चर्च की अथॉरिटी थी, इन सबको ब्रेक किया गया। और इसी टाइम पे क्या होता है, यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का राइज हो रहा होता है, प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो रहा होता है। और प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने के कारण क्या होता है कि बाइबल्स, पैम्पलेट, ये सारे कॉमन लोगों तक पहुंचने स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, रीडिंग, डिबेट, इस तरह के आर्ग्यूमेंटिव कल्चर डेवलप हो जाते हैं। अब लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अब लोग पढ़ भी रहे हैं, लोग डिबेट भी कर रहे हैं, लोग आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं। और इन सब चीजों के कारण क्या होता है, जो चर्च की अथॉरिटी होती है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है, ये ब्रेक हो जाती है। रिफॉर्मेशन ने बेसिकली ये सिखा दिया कि अथॉरिटी को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, चाहे वो डिवाइन अथॉरिटी हो या फिर किसी और तरह की एक्टिविटी हो। इनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स थे, उन्होंने इसी लॉजिक को चर्च से आगे बढ़कर स्टेट, मोनार्की और ट्रेडिशन पर अप्लाई कर दिया। तो जहां से हमें यह पता चल जाता है कि रिफॉर्मेशन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जिसने चर्च की डिवाइन अथॉरिटी को, एब्सोल्यूट अथॉरिटी को ब्रेक किया और लोगों के पोटेंशियल को आगे बढ़ाया। ठीक है, अभी इन सब चीजों के कारण क्या होता है, हर एक मूवमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर रिनेसे नहीं होता तो रिफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, और रिनेसे हुआ इसी के कारण रिफॉर्मेशन हो रहा है। और रिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मेशन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होता है जो दूसरे इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को राइज करने में हेल्प करता है। और ये जो थर्ड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है वो है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। अभी देखो, ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन क्या है। आज के टाइम पे आप लोगों को याद होगा, जब 10th के बाद हम लोग 11th में जाते हैं, तो
हम जब अपना अपना स्ट्रीम चूज करते हैं, कोई आर्ट चूज करता है, कोई साइंस चूज करता है, कोई कॉमर्स चूज करता है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट और जब पहला क्लास होता है तो आप देखना कि आर्ट्स को भी एज अ साइंस कैसे देखा जा सकता है, एक चैप्टर में होता ही। उसी तरह से कॉमर्स भी होता है, कॉमर्स में भी कॉमर्स को एज अ साइंस कैसे देखा जाता है, कोई भी सब्जेक्ट एज अ साइंस कैसा है। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है रीजन। साइंस का मतलब होता है एम्पिरिसिज्म। साइंस का मतलब होता है न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू। अभी देखो, रीजन का मतलब, एम्पिरिसिज्म का मतलब, न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू का मतलब, ये सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और बहुत सिंपल है। और ये वर्ड बस देखने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन 16 से 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में आगे आता है, और इनलाइटनमेंट का सबसे डायरेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर जो होता है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है। इसने नॉलेज को प्रोड्यूस करने का मेथड ही बदल दिया। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल है कॉपरनिकस की। ये जो कॉपरनिकस है, ये बेसिकली क्या करता है, इन्होंने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से ये क्या कहना चाहते थे कि सन एक सेंटर पॉइंट है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के चारों तरफ घूमते हैं। और इस थ्योरी ने क्या किया, चर्च की जियोसेंट्रिक थ्योरी को चैलेंज कर दिया। अभी चर्च की जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी? चर्च की जियोसेंट्रिक थ्योरी ये बताती है कि अर्थ एक सेंटर पॉइंट है, सन, मून और जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। और कॉपरनिकस की इस थ्योरी ने चर्च की इस थ्योरी को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ एक साइंटिफिक चैलेंज नहीं था, ये एक इंटेलेक्चुअल रिबेलियन था, क्योंकि उस टाइम पे सुप्रीम अथॉरिटी चर्च हुआ करती थी, और चर्च के अगेंस्ट कुछ भी बोलना एक रिबेलियन माना जाता था। और इस इंटेलेक्चुअल रिबेलियन को आगे चलकर जो बाद में साइंटिस्ट आए, जैसे कि गैलीलियो और केपलर, इनके जो ऑब्जर्वेशन थे, इनके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे, इन कैलकुलेशन के थ्रू इन्होंने बताया कि यूनिवर्स और नेचर कोई डिवाइन मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये भी एक लॉज के थ्रू ऑपरेट करती है। इसके बाद जो भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस हुए, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि आप देखोगे एक और नाम आता है, एग्जाम्पल में एक और नाम लेते हैं हम लोग, फ्रांसिस बेकॉन का। फ्रांसिस बेकॉन क्या करते हैं, इन्होंने एक थ्योरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस की, इसका नाम था एम्पिरिसिज्म। ये थ्योरी जब इन्होंने पॉपुलराइज की, तो इस थ्योरी के साथ वो ये बताना चाहते थे कि नॉलेज और नॉलेज की ऑथोरिटी ये सिर्फ स्क्रिप्चर से नहीं आती है, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस से आती है। अब ये एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस की बात जब की जाती है, तो ये भी क्या करता है, चर्च की जो अथॉरिटी होती है, नॉलेज अथॉरिटी, उस चीज को चैलेंज करता है। एंड इसके बाद देखोगे कि न्यूटन, मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन सारे लॉज ने यूनिवर्स को एक मैकेनिकल, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल सिस्टम के रूप में प्रेजेंट किया। जो चर्च बोलता था ये सारी चीजें भगवान की मर्जी से होती है, ये सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है, अभी क्या हो रहा है, साइंटिफिक इवोल्यूशन के कारण, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के कारण ये सारी जो चर्च ने बातें बोली थी,
उन सबको चैलेंज किया जा रहा है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के थ्रू। इससे ये बिलीव बन गया कि नेचर अगर रैशनल लॉ से चल रहा है, नेचर अगर रैशनल लॉ से गवर्न हो रहा है, तो सोसाइटी, पॉलिटिक्स और मोरालिटी, ये सारी चीजें भी रैशनल प्रिंसिपल पर क्यों नहीं आ सकती? ये सारी चीजें भी रैशनल प्रिंसिपल्स पर क्यों नहीं बेस्ड हो सकती है? और यही सारे क्वेश्चंस चर्च की ऑथोरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट कर देती है। अब जो बातें हैं वो रीजंस पर होने लगी है। अब लोग वर्ल्ड को न्यूटोनियन प्रिंसिपल्स पर देखने लगी है, और यही सारे प्रिंसिपल क्या करती है, इनलाइटनमेंट के थिंकर्स को कॉन्फिडेंस देती है। उन्हें यह बताती है कि रीजनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप प्रोग्रेस, रिफॉर्म और ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इस तरह से क्या करती है कि एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर आती है जो उस टाइम में चर्च के कॉन्सेप्ट से अलग होती है। तो आपने देखा कि रिनेसे ने कैसे ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग को डेवलप किया, रिफॉर्मेशन ने कैसे ऑथोरिटी और उस टाइम पे जो ट्रेडिशन चल रहे थे इसको चैलेंज किया, और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने रीजन और एम्पिरिसिज्म को नॉलेज का अल्टीमेट स्टैंडर्ड बना दिया। और इन तीनों ने मिलकर एक नया इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट बनाया जिसमें इनलाइटनमेंट का सेंट्रल आइडिया इमर्ज होता है। और इनलाइटनमेंट का सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ इनलाइटनमेंट, इसका सेंट्रल आइडिया होते हैं कि मैन कैन अंडरस्टैंड, reform and improve the world through the use of reason। ये होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट। और ये कहां से डेवलप हो रहा है? मैन, इंसान की बात कहां से आ रही है? रिनेसे से आ रही है। और यही सारी चीजें क्या होता है, आगे चलकर अब एक नए वर्ल्ड की डायरेक्शन में लेकर जाती है यूरोप को। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंटेलेक्चुअल रूट ऑफ एनलाइटनमेंट क्या थे। अब हम लोग अगले पार्ट में बढ़ते हैं और देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ एनलाइटनमेंट क्या था। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, ये बेसिकली है कि मिडिवल टाइम्स में यूरोप का इकोनॉमी, यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। एनलाइटनमेंट का जो आइडियाज है, ये सिर्फ फिलोसफर के दिमाग का प्रोडक्ट नहीं था। इनको ग्राउंड लेवल पे सोसाइटी और इकोनॉमी, इन सब में भी चेंज लाने की जरूरत थी। आप खुद सोच के देखो, अगर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट सपोर्टिव नहीं होता तो रीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी, इस तरह के आइडियाज यूरोप में अपनी रूट पकड़ बना ही नहीं सकते थे। इसलिए यूपीएससी आंसर में ये सेक्शन और बैकग्राउंड, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। चलो इसी में हम लोग देखते हैं पहला जो पॉइंट है, राइज ऑफ बुर्जुआजी। बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है ऐसा इसका, बट हम लोग इसको समझते हैं, इसके आइडियाज को समझते हैं, वर्ड पे जाने के कोई मतलब नहीं है। देखो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक नया थिंकिंग क्लास होता है। और ये थिंकिंग क्लास कैसा होता है, आप देखोगे 17-18 सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूरोप में एक नया सोशल क्लास बाहर निकलता है। और ये सोशल क्लास होता है ट्रेडर्स का, मर्चेंट्स का, प्रोफेशनल्स का, बैंकर्स का और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का। अभी ये जो क्लास होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक मिडिल क्लास होता है। ये क्लास फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी से बिल्कुल अलग होती है। ये जो बुर्जुआजी का स्टेटस है, ये बर्थ से नहीं मिलता है,
बल्कि एडुकेशन से, वेल्थ जनरेट करके और अपने स्किल से इस स्टेटस तक ये लोग पहुंचते हैं। इसलिए ये क्लास नेचुरली इक्वलिटी बिफोर लॉ और मेरिट बेस्ड सोसाइटी के सपोर्टर होती है। ठीक है। और ये क्लास क्या करती है, जो पहले से चली आ रही फ्यूडल नोबिलिटी और एब्सोल्यूट मोनार्की के प्रिविलेजेस जो है, पहले से ही फ्यूडल नोबिलिटी और एब्सोल्यूट मोनार्की एंटरटेन कर रही थी, इन सारे प्रिविलेजेस इस क्लास के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे। लेकिन ये जो क्लास है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, ये फंडामेंटल राइट की बात करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात करता है। अभी देखो, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख के भी सकते हैं कि डिमांड ऑफ बुर्जुआजी क्लास। ये क्लास का डिमांड क्या होता है? इस क्लास का डिमांड होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इस क्लास का डिमांड होता है फंडामेंटल राइट्स। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। अभी आपको इन सब से क्या लग रहा है? ये सब एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के, और ये क्लास बेसिकली इस तरह के डिमांड करता है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है। ये एडुकेटेड मिडिल क्लास होने के कारण ये एनलाइटनमेंट थिंकर का प्राइमरी ऑडियंस भी थी। हम लोग जो थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये जो थिंकर्स थे, ये थिंकर्स इस क्लास के लिए लिख रहे थे, इस क्लास के लिए आइडियाज दे रहे थे, क्योंकि ये वही क्लास है जो इस तरह के फिलोसफर का एक प्राइमरी ऑडियंस होती है। अभी ये जो आइडियाज दे रहे थे, ये आइडियाज कहाँ डिस्कस किए जा रहे होंगे? आपको भी पता है, चर्च सुप्रीम ऑथोरिटी होल्ड करता है, वो लोगों को खुले आम इस तरह के आइडियाज प्रीच करने की इजाजत नहीं देता है। ये उन लोगों को ये परमिशन नहीं देता है कि वो इस तरह के आइडियाज को ओपन स्पेस में डिस्कस कर सकें। आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने ये आइडिया दिया था तो उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये आइडियाज कहाँ डिस्कस किए जाते होंगे? ये आइडियाज छोटे छोटे पब्लिक प्लेस पे डिस्कस किए जाते थे, जैसे कि सलून्स में, जैसे कॉफी हाउस में, और कुछ लर्न सोसाइटीज जो होती थी, वो इस तरह के आइडियाज का डिस्कशन सेंटर बनता गया। और उस डिस्कशन सेंटर से एक कल्चर डेवलप हुआ, जहां पर पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल आइडिया फ्रीली डिबेटेबल हुआ करते थे। अभी देखो, ये जो बुर्जुआजी क्लास है, इन्होंने एनलाइटनमेंट को एक सोशल बेस दिया। बिना इस क्लास के एनलाइटनमेंट एलीट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बनकर रह जाता, और इन लोगों के कारण क्या होता है, ये आइडियाज अब मिडिल क्लास के थ्रू सोसाइटी के लोअर स्टेटा तक ट्रांसफर की जा रही थी। ये आइडियाज लोअर स्टेटा तक प्रीच किया जा रहा था, और इन्हीं चीजों की वजह से क्या होता है, अर्ली कैपिटलिज्म और कॉमर्स का एक्सपेंशन होता है। तो आप ये देखो कि राइज ऑफ बुर्जुआजी क्लास कैसे एक नया थिंकिंग क्लास बनता है, और ये एनलाइटनमेंट के आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, एनलाइटनमेंट के आइडियाज को समझता है। एंड इसी एनलाइटनमेंट के आइडियाज को समझने के कारण क्या होता है, सोसाइटी में और भी अलग अलग आइडियाज डेवलप होते हैं, जैसे कि अर्ली कैपिटलिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स। अभी देखो, आप देखोगे अर्ली मॉडर्न यूरोप में कमर्शियल कैपिटलिज्म का जो एक्सपेंशन होता है, वो कैसे होता है? अटलांटिक ट्रेड के थ्रू। अटलांटिक ट्रेड आप समझ रहे हो ना, अटलांटिक ट्रेड का मतलब क्या है? अटलांटिक ओशन के आसपास में जो कंट्रीज है, उन लोगों में जो ट्रेड हो रहा है, एंड इसके साथ साथ जो कॉलोनियल मार्केट थे उस टाइम पे, इन सब के कारण क्या होता है, एक नया बैंकिंग सिस्टम डेवलप होता है। और ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स है,
ये ट्रेड एंड कॉमर्स क्या करता है, वेल्थ को सर्कुलेट करता है और इकोनॉमी जो अभी तक लैंड बेस्ड फ्यूडल सिस्टम में था उसको चेंज करता है और इसको एक मनी इकोनॉमी बनाता है। फ्यूडलिज्म से जब इवोल्यूशन होगा तो हम क्या जानते हैं, फ्यूडलिज्म एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है जहां पर एग्रीकल्चर मेन प्राइमरी बेसिकली ऑक्यूपेशन होता है। और जब अर्ली ट्रेड और कॉमर्स इन सब के कारण वेल्थ सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है एंड इसके कारण क्या होता है, इकोनॉमी लैंड बेस्ड से बाहर निकलकर मनी बेस्ड हो जाती है। और आप ये देखना कि कैपिटलिस्ट रिलेशन में कैलकुलेशन, इफिशियंसी और रैशनल प्लानिंग ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये माइंडसेट एनलाइटनमेंट के रीजन और रैशनैलिटी को मैच करता है और इसीलिए आप देखोगे कि लेटर टाइम्स में मर्केंटलिज्म और जो उसके बाद लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज आते हैं जब हम एडम स्मिथ के बारे में बात करते हैं। अभी क्या होता है कि फ्यूडलिज्म से निकलकर मर्केंटलिज्म की तरफ जाता है मार्केट, बट उसके बाद एडम स्मिथ जैसे फिलोसफर आते हैं जो कि फ्री मार्केट के बारे में बात करते हैं और बहुत ही ज्यादा लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज के साथ स्टेट पॉलिसीज को भी रैशनली एनालाइज कर रहे होते हैं। अभी ये फ्री मार्केट जो फिलॉसफी है जब एडम स्मिथ देते हैं, इस फ्री मार्केट फिलॉसफी के कारण क्या होता है, इंडिया में भी चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं इंडिया में, हम लोगों ने क्या देखा था, जो डेवलपमेंट होती है 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली होता है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, इवन ऑन चाइना ऑल्सो। तो ये सारी फिलॉसफीज एडम स्मिथ जैसे थिंकर्स ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेचुरल लॉ के थ्रू समझना स्टार्ट किया जो कि न्यूटोनियन साइंस से इंस्पायर्ड था क्योंकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुके थे। तो क्या होता है कि ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण कैपिटलिज्म राइज हो रहा है और ये कैपिटलिज्म कैसे हो रहा है, पहले फ्यूडल इकोनॉमी थी, फिर ये मर्केंटाइल होती है एंड उसके बाद ये फ्री मार्केट के बारे में बात करती है। अभी देखो इन सब के थ्रू हमें समझना क्या है, हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। कैपिटलिज्म क्या करता है, कैपिटलिज्म बेसिकली ये बिलीफ स्ट्रेंथन कर देता है कि सोसाइटी डिवाइन रूल से नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई सिस्टम से चलती है और इसीलिए उन सिस्टम में रिफॉर्म किया जा सकता है। पहले चर्च क्या बोलती थी कि पूरा का पूरा एनवायरमेंट ये सब कुछ डिवाइन ऑथोरिटी से चल रही है, गॉड चला रहे हैं। बट हमने क्या देखा, रिनेसे, रिफॉर्मेशन और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इन सब चीजों के कारण ये सारे बिलीफ चेंज होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं और फिर अब हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग कैपिटलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या करता है, इन सारे बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है एंड सोसाइटी को यह समझाता है कि ये सारी चीजें डिवाइन लॉ से नहीं चल रही है, ये सारी चीजें नेचुरल लॉ से चल रही है और सोसाइटी मैनमेड सिस्टम से चलती है और इसीलिए उन सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है, उन सिस्टम में रिफॉर्म लाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये सारे सिस्टम इंसानों द्वारा डेवलप किए गए। तो हमने देखा कि अर्ली कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन, अर्ली कैपिटलिज्म और ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन कैसे एनलाइटनमेंट के आइडियाज को इंपैक्ट कर रहा है। अभी इसी के बाद देखेंगे कि एक और सिस्टम डेवलप होती है, प्रिंट कल्चर। अभी ये जो प्रिंट कल्चर होता है, सैलून्स एंड पब्लिक स्पेस, जिसके बारे में हमने बात की, सोसाइटी में ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। देखो प्रिंट कल्चर के आने के कारण क्या होता है, इनलाइटनमेंट के जो आइडियाज होते हैं वो प्रिंट कल्चर के आने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रिंट कल्चर एक पावरफुल टूल बन जाता है इनलाइटनमेंट आइडियाज को स्प्रेड करने में। जैसे हम लोगों ने देखा हमारे कंट्री में नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड करता है, जब प्रिंट कल्चर यहाँ पे डेवलप होती है तब
एंटी इंपेरियलिस्ट जो आइडियाज होते हैं वो लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन, इन सब के थ्रू। बस यहाँ पे भी वही हो रहा है। प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण क्या होता है, पैम्पलेट्स को प्रिंट करना बहुत इजी हो जाता है एंड बहुत कम कॉस्ट भी लगता है। इसके साथ साथ जनरल्स, बुक्स, ये सारी चीजें क्या करता है कि इनलाइटनमेंट का आइडियाज को मास ऑडियंस तक पहुंचा देता है। और जब ये आइडियाज मास ऑडियंस तक पहुंचते हैं एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया बेसिकली क्या होता है? इंसाइक्लोपीडिया जैसे प्रोजेक्ट नॉलेज को सिस्टमैटिक एंड सेक्युलर तरीके से मास पॉपुलेशन को एक्सेसिबल बना देता है। और प्रिंट मीडिया, इंसाइक्लोपीडिया एंड सलून, ये जो सलून है, सलून बेसिकली क्या होता है? स्पेशली आप देखोगे फ्रांस में क्या है कि सलून एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर लोग बहुत लंबे टाइम तक के लिए बैठते हैं, मोर देन हाफ एन आवर। तो वहां पे जब लोग बैठते हैं तो अलग अलग चीजों पर डिस्कस करते हैं, अलग अलग आइडियाज पे डिस्कस करते हैं, कॉफी पीते हुए कॉफी हाउस में डिस्कस करते हैं। तो ये जो पब्लिक स्पेयर है, ये पब्लिक स्पेयर क्रिएट किया गया जहां लोग अपनी अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट होकर अलग अलग आइडियाज को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ चर्च और स्टेट का कंट्रोल नहीं है, ये सारे स्पेस चर्च और स्टेट के कंट्रोल से बाहर है। और ये सारे पब्लिक स्पेयर पब्लिक ओपिनियन का एक बहुत बड़ा ग्राउंड बन जाता है। और यहां से क्या होता है, एनलाइटनमेंट आइडियाज सिर्फ आइडियाज का मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि कम्युनिकेशन और डिबेट का मूवमेंट भी होता है, जिसका बेस बनता है प्रिंट कल्चर, जिसका बेस बनता है पब्लिक स्पेयर, सलून, कॉफी हाउस, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि आइडियाज का स्प्रेड सोसाइटी में कैसे हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी तरह के चेंज के लिए। और जब ये सारी चीजें होती है तो फिर जब लोगों में आइडियाज जाता है, लोग इंटेलेक्चुअली सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लोग अवेकन हो जाते हैं, तो फिर उसके कारण इम्पैक्ट कहां पड़ता है? ये सारी चीजें इनडायरेक्टली जाकर इम्पैक्ट डालती है फ्यूडल स्ट्रक्चर पे जो मिडेवल यूरोप में चल रही थी। और ये कैसा इम्पैक्ट डालता है? ये वीक बना देता है, वीकनिंग ऑफ फ्यूडल स्ट्रक्चर। ये जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है इसको वीक बनाता है। कैसे वीक बनाता है हम ये देखेंगे। देखो, मिडेवल यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम डेवलप था, जो फ्यूडल सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, ये फ्यूडल ऑर्डर धीरे धीरे कर कर क्रम्बल हो रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज। और जब ये फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे कर कर क्रम्बल होता जाता है तो ये एनलाइटनमेंट आइडियाज के लिए और भी ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर देता है। और इसके कारण क्या होता है, जो उस टाइम पे स्लेवरी, सर्फडॉम चल रहा था, इन सब का डिक्लाइन देखने को मिलता है और इकोनॉमी का मोनेटाइजेशन हो जाता है। और इकोनॉमी के मोनेटाइजेशन के कारण क्या होता है, पीजेंट्स और टाउन्स, इन सबको ऑटोनॉमी मिलना स्टार्ट होता है। टाउन्स को ऑटोनॉमी क्यों मिलता है? क्योंकि अर्बनाइजेशन होने लगता है। इसके कारण ट्रेड एंड कॉमर्स अगर इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा कि अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन के कारण क्या होगा, टाउन्स में ऑटोनॉमी आएगी। लोग, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो लोग डिसीजन को ले पाएंगे। और इसके कारण क्या होता है, ये जो फ्यूडल ऑर्डर था, ये जो फ्यूडल ऑब्लिगेशन था और चर्च का कस्टमरी लॉ था, ये सब उन लोगों को इरेशनल लगना स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें उन लोगों को आउटडेटेड लगने लगती है, स्पेशली किनको? बुर्जुआजी क्लास के। और इन्हीं सब चीजों के कारण क्या होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की, जो कि फ्यूडल सिस्टम का एक बहुत बड़ा सेंट्रल कोर होता है। ये जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैं, ये फ्यूडल सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहती है। क्यों प्रिजर्व करना चाहती है? क्योंकि इन्हीं इसी सिस्टम की वजह से उनके पास पावर है। और जब ये सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा तो उनकी जो अथॉरिटी है वो भी कोलैप्स हो जाएगी। अब जो न्यू सोशल फोर्स है वो क्या बात कर रही है? वो लीगल यूनिफॉर्मिटी की बात कर रही है, वो रैशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही है। और इन्हीं चीजों की वजह से जो
फ्यूडल और फ्यूडल ऑब्लिगेशन और कस्टमरी लॉ है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की का आइडिया होता है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का आइडिया और जो नया सोशल फोर्स क्रिएट हो रहा है, इन दोनों के आइडियाज में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन रिफॉर्म के लिए एक स्कोप क्रिएट करता है, और यहीं से रिफॉर्म और क्रिटिसिज्म का बर्थ होता है, और जिसका एक्सप्रेशन आप देखोगे इनलाइटनमेंट के राइटिंग्स में भी देखने को मिलता है। अभी इनलाइटनमेंट के राइटिंग्स क्या है, जो भी हम फिलोसफर हैं, वो जो भी आइडियाज लिख रहे हैं, जो भी आइडियाज वो स्प्रेड करना चाह रहे हैं, उन पर कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि पुराना जो ऑर्डर था वो इटरनल ऑर्डर नहीं है, और सोसाइटी का जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए वो बहुत ज्यादा रैशनल होना चाहिए और रीजनिंग के साथ होना चाहिए, और ये सारी चीजें एक न्यू डिजाइन क्रिएट करती है। तो आप देख रहे हो कि कैसे बुर्जुआजी क्लास का राइज, कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन, प्रिंट कल्चर का स्प्रेड, और इन सब चीजों के कारण जो फ्यूडल स्ट्रक्चर का कोलैप्स हो रहा है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां पर एनलाइटनमेंट के आइडियाज सिर्फ यूटोपियन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और नेसेसरी लगने लगे। हम लोग पढ़ेंगे यूटोपियन क्या है, उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जब ये सारे फैक्टर एक साथ मिलते हैं जिसके कारण फ्यूडल स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, और फिर लोगों को जो चीजें यूटोपियन सोसाइटी सोशलिज्म और यूटोपियन कॉन्सेप्ट लग रहा था वो प्रैक्टिकल और नेसेसरी लगने लगता है, और इसी कंटेक्स्ट में रीजन एक ऑथोरिटी बन जाता है। जब हम कोई भी डिसीजन रीजनिंग के साथ लेंगे तो उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और यही पार्टिसिपेशन एक इंटेलेक्चुअल एस्पिरेशन बन जाती है। और इसी कारण से क्या होता है, एनलाइटनमेंट के आइडियाज सोसाइटी में बहुत ज्यादा नीचे तक स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, अभी देखो ये तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली कि आखिर एनलाइटनमेंट का कोर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों एनलाइटनमेंट के आइडियाज अब आ रहे हैं बाहर। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली, वो है कि एनलाइटनमेंट के आइडियाज रिप्रेजेंट कैसे किए जा रहे थे। एनलाइटनमेंट के आइडियाज बेसिकली बताना क्या चाहते थे, अब हम इसी चीज को देखेंगे। नेचर एंड कोर आइडियाज ऑफ द एनलाइटनमेंट। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी पीवाईक्यू इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आए, ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यू इनलाइटनमेंट के नेचर और आइडियाज के अराउंड ही घूमते रहे। इस सेक्शन का मतलब सिर्फ डेफिनेशन लिखना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि इनलाइटनमेंट ने यूरोप को सोचने का नया तरीका कैसे दिया, और यूरोप के सोसाइटी को फंडामेंटली चेंज कैसे किया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि पहली बात, इनलाइटनमेंट क्या रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, व्हाट द इनलाइटनमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अभी देखो, इनलाइटनमेंट क्या है, एक ऑल्टरनेट तरीका दिखा रहा है लोगों को। पहले जिस तरह से लोग चल रहे थे, अब उसके ऑल्टरनेट भी एक नया मेथड मिल जाता है लोगों को। तो एक मॉडर्निटी जो देखने मिल रही है, तो उस टाइम पीरियड में यूरोप एनलाइटनमेंट को एक ऑल्टरनेट मॉडर्निटी की तरह देखता है। अब ये अभी क्या है, मैं जो बात कह रहा हूँ अल्टरनेट मॉडर्निटी, इस पे डायरेक्ट 2008 में पीवाईक्यू आया हुआ था। अभी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि उस वर्ड को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपने किसी बुक से पूरा का पूरा एनलाइटनमेंट पढ़ लिया, बट आपको ये नहीं समझ में आया कि ऑल्टरनेट मॉडर्निटी क्या है और किस तरह से एनलाइटनमेंट से कनेक्टेड है।
तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक साथ कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज एनलाइटनमेंट रिप्रेजेंटेड, अभी इसमें हम लोग देखेंगे एनलाइटनमेंट एज एन ऑल्टरनेट मॉडर्निटी। देखो, एनलाइटनमेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन मॉडर्नाइजेशन का मॉडल नहीं था, ये एक ऑल्टरनेट मॉडर्निटी रिप्रेजेंट करता था, जिसमें मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन या स्टेट पावर नहीं है, बल्कि मोरली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशल, ये तीन चीजें भी थी, और इन तीन पार्ट में भी रिफॉर्म लाना था। एनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स थे वो एब्सोल्यूट स्टेट या फिर चर्च डोमिनेटेड ऑर्डर के अगेंस्ट एक ऐसा मॉडर्न विजन क्रिएट कर रहे थे जिसमें रीजन, मोरालिटी एंड लिबर्टी एक साथ को एग्जिस्ट कर रही थी। और इस मॉडर्निटी में ब्लाइंड फेथ और ट्रेडिशन के बदले क्या चीज जरूरी हो गई थी, क्रिटिकल इंक्वायरी। अब क्या है, क्रिटिकल इंक्वायरी एक सेंट्रल आइडिया बन चुकी थी, और इसका गोल सिर्फ पावर का एक्सपेंशन नहीं था, बल्कि ह्यूमन हैप्पीनेस, जस्टिस एंड वेलफेयर, ये सारी चीजें भी इसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर आती थी। तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो एनलाइटनमेंट लेटर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी से अलग थी, जो कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन और एलिनेशन लेकर आई थी। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हिस्टोरियंस एनलाइटनमेंट को नॉर्मेटिव मॉडर्निटी भी कहते हैं। अब नॉर्मेटिव मॉडर्निटी समझाने की जरूरत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो हमें यह समझ में आता है कि एनलाइटनमेंट का जो आइडिया है वो कैसे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मॉडर्नाइजेशन का मॉडल नहीं था, ये एक ऑल्टरनेट मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन या स्टेट पावर नहीं होता है, बल्कि मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्म भी होता है। क्लियर होगा यहां तक? अभी देखो क्या होता है ना, कि इसी चीज में हम यहां पर से समझेंगे कि ऑल्टरनेट आइडिया तो समझ में आ गया, ऑल्टरनेट मॉडर्निटी तो समझ में आ गई, बट इसके बाद इन सब चीजों के कारण इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। देखो, पहले हमने देखा कि व्हाट द एनलाइटनमेंट रिप्रेजेंटेड, अब हम लोग देखेंगे ऑल्टरनेट हैबिट ऑफ माइंड। हैबिट ऑफ माइंड का मतलब यह है कि एनलाइटनमेंट सिर्फ इंस्टीट्यूशन को नहीं बदलता है, बल्कि हर एक इंसान का मेंटल फ्रेमवर्क को भी चेंज करता है। लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे जज करते हैं, लोग अथॉरिटी को कैसे देखते हैं, अब बातें इन सब चीजों पर हो रही है। अब लोग सिंपली जो बोला जा रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करने के बदले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो ट्रेडिशन पहले से चला आ रहा है उसके बदले हम उस ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म भी एक पार्ट बन चुका है इंसान की हैबिट्स का। अब हम लोग रिविलेशन के बदले एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम अथॉरिटी के बदले एविडेंस की बात कर रहे हैं। लोग पहली बार ये मानने लगे थे कि ट्रुथ इनहेरिटेड नहीं होता है, बल्कि डिस्कवर किया जाता है, और ये हैबिट इंसान के दिमाग को पूरी तरह से चेंज कर देता है, इंसान की सोचने की क्षमता को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और ये हैबिट ऑफ माइंड लेटर टाइम में जाके डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर का एक बेस बन जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो अल्टरनेट हैबिट ऑफ माइंड है, ये बात क्या क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है एक्सेप्टेंस की जगह पे क्वेश्चनिंग का, ये बात कर रहा है ट्रेडिशन की जगह पे क्रिटिसिज्म का, ये बात कर रहा है ऑथोरिटी की जगह पे एविडेंस का। और यही सारी चीजें क्या करती है कि पहली बार यह मानने पर मजबूर करती है कि ट्रुथ इनहेरिटेड नहीं होता, ट्रुथ को डिस्कवर किया जाता है। क्लियर होगा? अब देखो क्या होता है कि जब इंसान इस तरह से सोचना स्टार्ट कर दे तो
अब इसके बाद क्या होता है, इंसान इससे भी ज्यादा इवॉल्व करेगा, इससे पीछे नहीं जाएगा। तो अब इंसान का जो फोकस है वो शिफ्ट होगा। अब वो फोकस अब कहाँ चले जाएगा, कॉन्साइंस पे। वो फोकस कहाँ चले जाएगा, सेंसिबिलिटी पे। चलो हम इस चीज को भी देखते हैं। फोकस ऑन कॉन्साइंस एंड सेंसिबिलिटी। इनलाइट बेसिकली इनलाइटनमेंट को सिर्फ कोल्ड रीजन्स की मूवमेंट समझना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कोल्ड रीजन का मूवमेंट नहीं था। जो पुराने चीजें चली आ रही है इसके अगेंस्ट बोलना, ये इनलाइटनमेंट नहीं था। यहाँ पर जो थिंकर्स आते हैं जैसे कि रूसो, डिड्रॉट, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कॉन्साइंस, सिंपैथी और मोरल सेंसिबिलिटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इंसान को अब रैशनल मशीन नहीं, बल्कि एक मोरल बीइंग माना गया, जो इनजस्टिस पर रिएक्ट करने लगा है, जो स्लेवरी, टॉर्चर, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, इस तरह के प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करने लगा है। और इस तरह के प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करने का मोरल करेज भी इसी सेंसिबिलिटी से आता है। समझ में आ रहा है कि कैसे ये सारी चीजें इंसान के कॉन्साइंस और सेंसिबिलिटी, इन सबको इनिशिएट कर देता है। और इसी वजह से क्या होता है, इनलाइटनमेंट रीजन प्लस इमोशन, इन दोनों का सिंथेसिस बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इमोशन का कंप्लीट रिजेक्शन कर दिया गया है, बट इमोशन के साथ साथ इनलाइटनमेंट रीजन और इमोशन, इन दोनों को मिक्स कर दे रहा है। ठीक है। अब इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं, शिफ्ट फ्रॉम फेथ टू रीजन। अब ये शिफ्ट क्या है, एनलाइटनमेंट का सबसे विजिबल फीचर ये होता है कि पहले के टाइम में जो प्राइमरी फेथ है, जिसको हम लोग सुप्रीम ऑथोरिटी मानते थे, मतलब कि चर्च या फिर गॉड, अब ये सारी चीजों पर बिलीव खत्म हो जाता है। अब इंसान इन सारी चीजों पर फेथ करना बंद कर देते हैं, इन सारी चीजों पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, और अब इंसान रीजनिंग मांगने लगा है। नॉलेज का सोर्स जो पहले होता था ना कि कुछ रिवील किया गया, गॉड ने ऐसा कुछ बोला है, चर्च ने कुछ रिवील किया है, अब ये सारी चीजों से शिफ्ट होकर अब इंसान क्या सोच रहा है, इंसान क्या रीजन दे रहा है, इन सारी चीजों पर आ गया। अभी भी रिलीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन रिलीजन का यूज अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बिलीफ सिस्टम तक ही लिमिट कर दिया गया था। सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो थे वो डिवाइन सैंक्शन की बजाय अब रैशनल जस्टिफिकेशन पर बेस्ड थे। अब ऐसा नहीं आप कुछ भी यहां पर आके ये बोल दो कि चर्च ने ऐसा बोला है या फिर गॉड ने कोई ऑर्डर दिया है। अब इन सब चीजों पर सोसाइटी नहीं चल रही थी। अब इसके साथ साथ आपको रैशनल जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता था, और इस शिफ्ट ने चर्च के मोनोपोली को खत्म कर दिया। इस शिफ्ट ने पूरी तरह से पब्लिक स्पेयर को सेक्युलर बना दिया, और यही सारी चीजें आगे चलकर इनलाइटनमेंट के आइडियाज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे इनलाइटनमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका नेचर क्या होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कोर आइडियाज क्या है। अभी तक तो हम लोग नेचर के बारे में बात कर रहे थे, एनलाइटनमेंट का नेचर क्या है। अब उसके कोर आइडियाज क्या है, सेंट्रल फिलोसफिकल पिलर्स क्या है एनलाइटनमेंट के, चलो उसके बारे में बात करते हैं। ये है मेन पार्ट, एनलाइटनमेंट टॉपिक का जो मेन पार्ट है वो यही है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे,
बस वो इसलिए था कि हमें यह समझ में आया कि एनलाइटनमेंट का आइडियाज क्यों स्प्रेड कर रहा है, क्या रीजंस हैं। देखो, जो सेंट्रल फिलोसफिकल पिलर है एनलाइटनमेंट का, वो पहला पिलर है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता है। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिलीव, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें लिबर्टी के अंदर आती है। और लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आर्बिट्रेरी ऑथोरिटी जो है, आप इससे रिलीज हो जाते हो। अब आर्बिट्रेरी ऑथोरिटी का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, इन लोगों ने जो लिबर्टी के बारे में बताया, इन सब चीजों के कारण क्या है, लिबर्टी को एक नेचुरल राइट माना गया, जो स्टेट देता नहीं है बल्कि प्रोटेक्ट करता है। लिबर्टी एक नेचुरल राइट है जो बर्थ के साथ ही आपको मिल जाता है। कोई भी ऑथोरिटी आपको लिबर्टी का राइट नहीं देती है, बट जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी इस राइट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट पिलर, यह है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी क्या है? इनलाइटनमेंट इक्वेलिटी का बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर मीनिंग है। एनलाइटनमेंट इक्वलिटी का फोकस लीगल और मोरल इक्वलिटी पर होता है। उनका मानना होता है रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ के आगे सब बराबर है। जो भी प्रिविलेज मिल रहे हैं आपको, ऐसा भी होता था ना कि प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे वो बेस्ड ऑन बर्थ थे। अब इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो फ्यूडल हायरकीज थी, जो एरिस्टोक्रेटिक मोनोपोलीज थी, इन सब पर अटैक किया जाता है, क्योंकि ये सब इक्वलिटी के अगेंस्ट थे। ये सब इक्वलिटी के आइडियाज के अपोजिट थे। और ये आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियोलॉजिकल बैकबोन बन जाता है लेटर टाइम्स में। ठीक है, अभी देखो, हमने देखा लिबर्टी, इक्वालिटी। अब हम लोग देखते हैं एक और जो पिलर है, वो क्या है? रीजन। रीजन एक बहुत बड़ा पिलर है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक जो बैकग्राउंड चेक कर रहे थे उसमें हमने देखा कि रीजनिंग कितनी बड़ी टूल है, और यही रीजन इनलाइटनमेंट का भी सुप्रीम टूल बन जाता है, सबसे बड़ा टूल। सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिलीजन, ये सब रैशनल एनालिसिस का सब्जेक्ट बन जाता है। सुपरस्टिशन और जो ऑर्थोडॉक्स डॉगमा चल रहे थे, वो सब इरेशनल मान लिए जाते हैं। अगर हम लोग कांत के वर्ड्स में देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि डेयर टू नो का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इनलाइटनमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। रीजन को इमेंसिपेटरी फोर्स माना जाता है, और यही फोर्स लोगों को मजबूर करता है कि आप कोशिश तो करो जानने की। आई थिंक मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं। अभी क्या है कि इन सब चीजों के कारण क्या होता है? प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस क्या है? इनलाइटनमेंट के थिंकर जो होते हैं, इन्होंने हिस्ट्री को साइक्लिकल या डिवाइनली फिक्स नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव माना। अब ये साइक्लिकल और डिवाइनली फिक्स क्या होता है? पहले के टाइम में ये बताया जाता था हिस्ट्री एक साइकिल में रिवॉल्व करता है, रिपीट होता है, या फिर डिवाइन अथॉरिटी इस चीज को ऑपरेट कर रही होती है। बट ये सारे कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं। अब ये बताया गया कि नॉलेज एक्यूमुलेट होता है। जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं वो सारे इंस्टीट्यूशन में इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, और फ्यूचर जो है वो पास्ट से बेटर हो सकता है। यहीं से रिफॉर्म, एडुकेशन और सोशल इंप्रूवमेंट का ऑप्टिमिज्म आया। और ये सारी चीजें आगे चलकर एक और कॉन्सेप्ट लेकर आती है, सेक्युलर एथिक्स। ये जो सेक्युलर एथिक्स है, ये क्या है?
ये जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते आ रहे हैं, मोरालिटी को चर्च से अलग करके ह्यूमन रीजन और सोशल यूटिलिटी से जोड़ा गया। ये जो राइट रॉन्ग का क्राइटेरिया है, ये डिवाइन कमांड पर नहीं बल्कि ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड है। जस्टिस, टॉलरेंस, कंपैशन, ये सब एथिकल वैल्यूज मान लिया गया। इससे क्या हुआ कि मॉडर्न टाइम में सेक्युलर मोरालिटी का एक बेस क्रिएट होता है, और यही बेस हम आगे देखेंगे किस तरह से इनलाइटनमेंट के आइडियाज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या है? इनलाइटनमेंट ने इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ एनालिसिस बना दिया। इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल कॉन्साइंस, इंडिविजुअल रैशनल कैपेसिटी। पहले के टाइम में ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटीज थी, जैसे कि चर्च, गिल्ड्स, स्टेट, यहां से अब देखो ये कैसे चेंज हो गया है। अब बातें इंडिविजुअलिज्म की हो रही है। पहले जो बातें कलेक्टिव आइडेंटिटीज पर होती थी, अब वो सारी चीजें इंडिविजुअल राइट्स पर हो रही है, इंडिविजुअल कॉन्साइंस पर हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं यहां से कि इंडिविजुअलिज्म के कारण क्या होता है कि एक और कॉन्सेप्ट आता है, ह्यूमनिज्म। ये सब हम लोगों ने पहले देखा था आज के क्लास में। ह्यूमनिज्म क्या है? अब पहले के टाइम पे क्या था, चर्च एक सेंट्रल आइडिया था। अब क्या है, ह्यूमन बीइंग को सेंटर में रखा गया। इंसान अपनी डेस्टिनी से खुद आगे बढ़ सकता है। अब इंसान अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकता है। हैप्पीनेस, डिग्निटी, वेलफेयर, ये सब लेजिटिमेट गोल्स बन गए। अर्दली लाइफ को मीनिंगफुल माना गया। पहले के टाइम पे ये बताया जाता था कि आप यहां पर आए हो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, भगवान ने आपको भेजा है क्योंकि आपने कुछ पाप किए थे। ये सारी चीजें चर्च बताता था। बट अब अर्दली लाइफ को बहुत ज्यादा मीनिंग दे दिया गया। और ये जो ह्यूमनिज्म है, ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रिनेसे में। और ये ह्यूमनिज्म रिनेसे के ह्यूमनिज्म का एडवांस वर्जन होता है। और अब हम लोग देखेंगे ये जो इनलाइटनमेंट के कोर फिलोसफिकल पिलर है, ये जो इनलाइटनमेंट का हम नेचर देखते आए हुए हैं। अब इन सब चीजों के साथ हम ये देखेंगे कि आखिर इन सब का रिलेशनशिप क्या है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ। अभी देखो, रिलेशनशिप विथ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। देखो, इनलाइटनमेंट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का ब्रेक नहीं होता है, बल्कि उसका कंटिन्यूएशन होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नेचर रैशनल लॉ समझाता है हमें, और इनलाइटनमेंट क्या करता है, इसी लॉजिक को सोसाइटी, पॉलिटिक्स और मॉरलिटी पर अप्लाई कर देता है। जैसे न्यूटन ने यूनिवर्स के लॉज को हमें बताया। उसने बताया कि कैसे यूनिवर्स को लॉज से गवर्न किया जाता है, मतलब उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है। एनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने सोसाइटी को उसी लॉज के थ्रू रिफॉर्म करने का ट्राई किया। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने बेसिकली एनलाइटनमेंट को एक मेथड दिया, और एनलाइटनमेंट ने उस मेथड को सोशल पर्पस के लिए यूज किया। ठीक है, और एनलाइटनमेंट, जब हम लोग इनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो इनलाइटनमेंट एक ऐसा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से ज्यादा समझो। ये एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट नहीं था, ये एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट था। इसने यूरोप को एक ऐसे मॉडर्न पाथ पर डाला जहां पर ऑथोरिटी रीजन से चल रही थी, जहां पर लिबर्टी एक आइडियल कॉन्सेप्ट था, इक्वलिटी एक एस्पिरेशन था, और प्रोग्रेस एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसीलिए एनलाइटनमेंट सिर्फ आइडियाज का कलेक्शन नहीं होता है,
बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड का एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन माना जाता है। अभी समझ में आ रहा है कि इनलाइटनमेंट के आइडियाज क्या थे, इनलाइटनमेंट के आइडियाज कैसे पेनिट्रेट करते हैं, इनलाइटनमेंट के आइडियाज कैसे मिडेवल यूरोप को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि नेचर क्या था, कोर आइडियाज क्या थे एनलाइटनमेंट के। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये सारे आइडियाज किस तरह से आगे चलकर और क्या कर रहा है सोसाइटी में, कैसे सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट आ रहा है एनलाइटनमेंट का। सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। देखो, एनलाइटनमेंट सिर्फ फिलोसफर के आइडियाज का मूवमेंट नहीं था। इसका असली पावर इस बात में था कि इसने लोगों को सोचने का एक नया तरीका दिया, इसने लोगों के सोचने के तरीकों को चेंज किया। ऑथोरिटी, पावर, रिलीजियन और सोसाइटी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। जब सोच बदलती है तब पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस में इनलाइटनमेंट ने जो ओल्ड रेजीम चला आ रहा था, इसको इंटेलेक्चुअली वीक बना दिया, रिवॉल्यूशन के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया और कुछ जगह पर रिफॉर्म्स को जन्म भी दिया। तो इसी चीज को हम समझेंगे कि सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है एनलाइटनमेंट का। तो सबसे पहले देखो, इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है। चैलेंज टू द ओल्ड रेजिम। देखो, पहले जो ओल्ड रेजिम चल रहे थे, इस ओल्ड रेजिम का बेस 3 पिलर्स पर था। एब्सोल्यूट मोनार्की, रुक जाओ, बेस ऑफ ओल्ड रेजिम क्या थे। एब्सोल्यूट मोनार्की, चर्च एंड फ्यूडलिज्म। ये 3 बेसिकली पिलर थे ओल्ड रेजिम के। इनलाइटनमेंट ने इन तीनों को एक साथ डायरेक्टली गिराया नहीं, लेकिन उनकी जो लेजिटिमेसी थी, इसको अंदर से खाली कर दिया। अभी क्या है, एब्सोल्यूटिज्म, मतलब कि ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी, इसको कैसे वीक किया। पहले के टाइम में जो एब्सोल्यूट किंग थे, वो अपनी पावर को बेसिकली डिवाइन राइट मानते थे, कि भगवान ने उन्हें बोला है कि आप रूल करो, और इस चीज को जस्टिफाई करते थे कि राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एनलाइटनमेंट ने इस आइडिया को सबसे पहले ब्रेक किया। उन्होंने, इस टाइम पे जो फिलोसफर आए, उन्होंने बोला कि पावर भगवान से नहीं आ रहा है, बल्कि लोगों के कंसेंट से आती है। अगर रूलर लोगों के नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो उनके खिलाफ रेसिस्टेंस जस्टिफाइड है। मॉन्टेस्क्यू ने दिखाया कि जब पावर एक हाथ में होती है तो टायरेनी बनती है, इसलिए पावर को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि मोनार्की अब नेचुरल या सेक्रेट सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक ह्यूमन मेड अरेंजमेंट बन जाता है, जो रिफॉर्म, लिमिटेशन या रिप्लेसमेंट के लायक होता है। इन सबको चेंज किया जा सकता है। अब ये डिवाइन राइट नहीं रहा। अब ऐसा नहीं है कि इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब इन सब में चेंजेस आ सकते हैं। क्यों चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने रीजन करना स्टार्ट कर दिया है। इसके कारण क्या होता है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की ब्रेक हो जाती है। अभी है चर्च। चर्च चर्च का जो क्रिटिक है ना, वो बहुत ज्यादा एंटी बेसिकली क्लर्कलिज्म है। इनलाइटनमेंट का फाइट रिलीजन के खिलाफ नहीं था,
आप देखोगे उन्होंने कभी रिलीजन को क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि चर्च का जो इंस्टीट्यूशनल पावर था उसके अगेंस्ट मूवमेंट था ये। और ये जो पावर था, इस पावर को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट ये लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। जो वॉल्टेयर जैसे थिंकर्स होते हैं, उन्होंने चर्च पर सुपरस्टिशन फैलाने का, इनटॉलरेंस बढ़ाने का और फ्री थिंकिंग जो होती है उसको सप्रेस करने का आरोप लगाना स्टार्ट किया। उन्होंने रिलीजियस, बेसिकली रिलीजन के नाम पे जो परसिक्यूशन किए जा रहे थे, रिलीजन के नाम पे जो आइडियाज को सेंसर किया जा रहा था, और चर्च इन सब का इकोनॉमिक फायदा उठा रहा था, और इसी फायदे को इरेशनल बताया गया। इनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स थे, उन्होंने, उनका मानना था कि मोरालिटी का सोर्स फियर नहीं होना चाहिए, मोरालिटी का सोर्स कोई इरेशनल डॉगमा नहीं होना चाहिए, बल्कि ह्यूमन रीजन, ह्यूमन कॉन्साइंस होना चाहिए। डीइज्म पॉपुलर हो रहा था, ऐसा नहीं था कि रिलीजन के अगेंस्ट ये मूवमेंट था। अगर रिलीजन के अगेंस्ट ये मूवमेंट होता तो डीइज्म पॉपुलर नहीं होता, लोग भगवान को मानना छोड़ देते, लेकिन लोग भगवान को मानते थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक प्राइवेट अफेयर बन के रह गया था। लेकिन चर्च को जो सोल गार्डियन बनाया गया था, इस चीज को खत्म कर दिया जाता है। अब लोग चर्च को सोल गार्डियन मानने से इनकार कर देते हैं, रिलीजन को प्राइवेट स्फीयर तक ही लिमिट कर देते हैं, और पब्लिक लाइफ को सेक्युलर प्रिंसिपल से चलाने की बात होने लगती है। एंटी क्लर्कलिज्म का मतलब एथिज्म नहीं है, बल्कि चर्च के पॉलिटिकल और सोशल डोमिनेंस को खत्म करना है। ठीक है, अभी देखो इन सब के कारण क्या हो रहा है, चर्च का डोमिनेशन खत्म होता है। अब आती है बात फ्यूडलिज्म की। फ्यूडल प्रिविलेज जो मिलते हैं, अब जैसे ही एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो जाएगी, चर्च का पावर खत्म हो जाएगा। इसके कारण, इन्हीं सब चीजों की वजह से ये जो फ्यूडल सिस्टम डेवलप हुआ है, ये फ्यूडल सिस्टम बेसिकली जो बर्थ बेस्ड हायरकी पर खड़ा था, नोबल्स के पास स्पेशल राइट्स जो होते थे, टैक्स एग्जेम्पशन या फिर पॉलिटिकल मोनोपोली, इस तरह के राइट्स जो होते थे, ये एनलाइटनमेंट की जो इक्वालिटीज का, एनलाइटनमेंट में जो इक्वालिटी का आइडिया था, इस आइडिया के अगेंस्ट था, और इस आइडिया ने सिस्टम को मोरली एक्सपोज कर दिया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर सब इंसान रेशनल और इक्वल है, तो कोई सिर्फ जन्म के कारण या जन्म के आधार पर प्रिविलेज क्यों है? नोबिलिटी का जो फ्यूडल ड्यूज और कस्टमरी राइट्स हैं, इन सबको इरेशनल माना जाता है। और फ्यूडलिज्म तुरंत खत्म नहीं होता है इन सब चीजों के कारण। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि फ्यूडलिज्म तुरंत खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। फ्यूडलिज्म तुरंत खत्म नहीं होता, लेकिन उसका जो मॉरल जस्टिफिकेशन होता है वो कोलैप्स हो जाता है। लोगों को यह समझ आ जाता है कि सिस्टम इटर्नल नहीं है, बल्कि चेंजेबल है। और यहीं से ये सारी चीजें चेंज होनी स्टार्ट होती है। और इसके कारण क्या होता है, पब्लिक स्फीयर का राइज होता है। अब ये पब्लिक स्फीयर का राइज क्यों हो रहा है, अभी हम इस चीज को समझते हैं। राइज ऑफ पब्लिक स्फीयर। इनलाइटनमेंट का सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा जो सबटल है, वहां पे अगर हम लोग उस चीज को देखने जाएंगे, तो इसका जो पावरफुल इंपैक्ट होता है, ये पब्लिक स्फीयर का इमरजेंसी है। क्योंकि पहले क्या था, पब्लिक स्फीयर ही क्रिएट नहीं हो पा रहा था, कोई भी चर्च के अगेंस्ट, चर्च अथॉरिटी के अगेंस्ट बोल नहीं सक पा रहा था। और ये सारी चीजें खत्म हो जाती है जब प्रिंट कल्चर, पैम्पलेट, सलून, कॉफी हाउस, इन सब के थ्रू लोगों ने पॉलिटिक्स और रिलीजन पर ओपनली डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। लोग कोर्ट और चर्च के बाहर भी पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब रूलर्स को सिर्फ रूल करना काफी नहीं था, अब उन्हें जस्टिफाई करना पड़ रहा था। ऑथोरिटी पहली बार मोरल स्क्रूटनी के नीचे आ गई थी। और इन्हीं सब चीजों के कारण क्या होता है, लोग रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और यही हमारा अगला पार्ट है कि रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो चलो अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि नेचर क्या था, कोर आइडियाज क्या थे, एंड उन सब के बाद हमने देखा
कि उन सबका रिलेशनशिप साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के साथ कैसे था। फिर हमने देखा सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। आइडिया समझ में आ गया, नेचर समझ में आ गया, इम्पैक्ट हमें समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इन सब चीजों के कारण रिवॉल्यूशन के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाती है। प्रिपरेशन फॉर रिवॉल्यूशन। इनलाइटनमेंट एक ऐसा आइडिया लेकर आता है, इनलाइटनमेंट एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेकर आता है। अभी देखो, इनलाइटनमेंट डायरेक्ट ही रिवॉल्यूशन को लेकर नहीं आता है, और इनलाइटनमेंट ने रिवॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज नहीं किया था, लेकिन उसने लोगों को यह सोचने लायक बना दिया था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है ये गलत भी हो सकता है, और इस गलत सिस्टम को बदला भी जा सकता है। और इसी के कारण क्या होता है, हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखते हैं, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखो, हम लोग इन सबको सेपरेट टॉपिक में वैसे भी करने वाले हैं, तो इसको डिटेल में नहीं करना है, बट हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, इनलाइटनमेंट के आइडियाज का इम्पैक्ट कैसे उन पर पड़ा। तो पहले हम लोग देखते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, एंड फिर देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। अभी देखो क्या होता है ना, कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन इनलाइटनमेंट आइडियाज का सबसे स्मूथ पॉलिटिकल एप्लीकेशन होता है। और जॉन लॉक जो होते हैं, ये बताते हैं कि नेचुरल राइट कैसे डायरेक्टली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर ये लोग बात करते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की। ये लोग कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस की बात करते हैं। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात कर रहे हैं, बिल ऑफ राइट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सब चीज क्या है, ये सब इनलाइटनमेंट रैशनलिज्म का एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म होता है। और इस रिवॉल्यूशन ने दुनिया को दिखाया कि इनलाइटनमेंट के आइडियाज स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बना सकते हैं, और इसके साथ साथ इनलाइटनमेंट के आइडियाज जो ऑलरेडी चला आ रहा सिस्टम है, जो बहुत ज्यादा रिप्रेसिव सिस्टम है, उस सिस्टम को चेंज भी कर सकता है। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ये देखते हैं, हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखा कि किस तरह के बारे में बात की गई, कैसे नेचुरल राइट्स के बारे में बात किया गया, बिल्स ऑफ राइट्स के बारे में बात किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया। उसी तरह से आप देखोगे, अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रांस में एनलाइटनमेंट आइडियाज एक ऐसे रिजिड ओल्ड रिजीम से टकराते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव और रिप्रेसिव ऑथोरिटीज के अंडर आता है। और इसके कारण क्या होता है, ये रिवॉल्यूशन बहुत ज्यादा रेडिकल बन जाता है। आप देखोगे कि कैसे रूसो का जनरल विल यहां के पॉपुलर सोवेरेनिटी का बेस बनता है, मॉन्टेस्क्यू का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और वोल्टेयर का एंटी कलर्कलिज्म रिवॉल्यूशन का आइडियोलॉजिकल वेपन बन जाता है। यहां पर जो फ्यूडल प्रिविलेजेस चल रहे थे, इन सब का एबॉलिशन, राइट ऑफ मैन, ये सब इनलाइटनमेंट का डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता है। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इनलाइटनमेंट के कॉन्ट्राडिक्शंस भी दिखाए। रीजन के नाम पे टेरर और ऑथोटेरियनिज्म भी दिखा यहाँ पे। और ये सारी चीजें हमें ये बताती है कि कैसे एनलाइटनमेंट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो एस्पेक्ट भी हैं। ये हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पता चलता है। आप देखोगे इसके बाद लैटिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस। लैटिन अमेरिका में एनलाइटनमेंट आइडियाज को जो सेरोल एलीट क्लास होते हैं वहां पे, उन लोगों ने कैसे एनलाइटनमेंट आइडियाज को वहां के जो कॉलोनियल एब्सोल्यूटिज्म होते हैं उनके खिलाफ यूज किया। लिबर्टी, सोवेरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडिपेंडेंस,
ये सारे एक ऐसा बेस क्रिएट करता है जो कि सोशल इक्वालिटी को पूरी तरह से चेंज कर देता है। यहां एनलाइटनमेंट ज्यादातर एंटी कॉलोनियल पॉलिटिकल टूल्स पर था। तो इस तरह से क्या होता है कि हमने देखा कि एनलाइटनमेंट कैसे रिवॉल्यूशन के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहा था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही थी। हमने देखा कि कैसे चैलेंज किया जा रहा था ओल्ड रेजिम को। अब जो है पार्ट हम देखेंगे एनलाइटनमेंट डिस्पोटिज्म का पार्ट। जो एनलाइटन डिस्पोट होते हैं, जो कि अपने आप खुद से ही पॉलिसी चेंज करने के बारे में बात करते हैं। ये लोग कैसे अपने थॉट से पॉलिसी तक पहुंचते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एनलाइटन डिस्पोटिज्म बेसिकली क्या होता है, यहां पर आप देखोगे हर जगह रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कुछ रूलर्स ने एनलाइटन आइडियाज को अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया और उन सारे आइडियाज को ऊपर से रिफॉर्म के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ये टॉप डाउन जो अप्रोच है, ये इस तरह के अप्रोच के साथ एनलाइटनमेंट आइडियाज को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे। अब ये जो एनलाइटेड डिस्पॉट थे, ये कौन थे, कहां से थे, अभी इसी चीज को समझना है। एनलाइटनमेंट का इंपैक्ट हर जगह रिवॉल्यूशन के रूप में तो नहीं दिखा। यूरोप के ही कई हिस्सों में क्या हो रहा था, रूलर्स ने ये समझ लिया था कि पुराने जो फ्यूडल और एब्सोल्यूट तरीके से स्टेट को चलाया जा रहा है, वो कितना ज्यादा इनएफिशिएंट हो चुका है और आउटडेटेड हो चुका है। इसलिए कुछ मोनार्क्स एनलाइटनमेंट के रीजन और रिफॉर्म, इन सबको अपने गवर्नेंस में ऐड कर रहे थे, इन सारे आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन ये आइडियाज सिर्फ ऊपर से अपनी पावर को बिना चैलेंज किए कर रहे थे। और इसी मॉडल को हम लोग एनलाइटेड डिस्पॉट कहते हैं, एनलाइटेड डिस्पोटिज्म। यहां रूलर खुद को एनलाइटेड तो मानता था, पर लोगों को पॉलिटिकल पावर देने के लिए तैयार नहीं था। रिफॉर्म का एम तो था, स्टेट को स्ट्रांग बनाना तो था, बट सोसाइटी को फ्री नहीं करना था। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण कुछ कुछ रूलर ऐसे थे जो उस टाइम पे बहुत फेमस हुए थे। तो हम लोग उन सब के बारे में बात करते हैं, जिसमें से एक थे फ्रेडरिक द ग्रेट। ये कहां से थे, ये थे प्रूसिया से। अभी देखो, जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम इनके टाइम पीरियड को देखेंगे। फ्रेडरिक द ग्रेट इसलिए बोला जाता था कि फ्रेडरिक एक इनलाइटेंड डिस्पॉट थे, और उन सब में जितने भी इनलाइटेंड डिस्पॉट थे उस टाइम पीरियड में, उन सब में ये सबसे ज्यादा सिंसियर माने जाते थे। उसने खुद को, पहली बार ऐसा होता है कि कोई रूलर खुद को सर्वेंट ऑफ स्टेट बोलता है, जो ये दिखाता है कि पावर को डिवाइन राइट के बजाय ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दिखाना स्टार्ट किया गया था। उसने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स थे, इन सबको काफी हद तक फ्रीडम दी। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत रैशनल और इफिशिएंट बनाया, लॉ को सिंप्लीफाई किया, एंड साथ ही साथ एजुकेशन को भी इनकरेज किया। अब जो ब्यूरोक्रेसी थी वहां पर मेरिट और ट्रेनिंग पर जोर दिया गया, जो एनलाइटनमेंट के रैशनल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन यह एक क्लियर लिमिट थी कि फ्रेडरिक ने कभी भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, ये सारे सिविल लिबर्टीज अलाउ ही नहीं किए। आप देखोगे प्रेस फ्रीडम, पब्लिक क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड थे। लोग वेलफेयर के बेनिफिशियरी तो बन रहे थे, लेकिन लोग पावर में पार्टनर नहीं बन रहे थे। और यही सारी चीजें हमें ये बताती है कि फ्रेडरिक एनलाइटेंड तो जरूर थे, लेकिन वो लिबरल नहीं थे।
इसी तरह से एक और रूलर थे। अब हम लोग देखेंगे कैथरीन द ग्रेट के बारे में, जो कि रशिया से थे। अभी कैथरीन द ग्रेट जो थे, वो बेसिकली क्या बताना चाहते थे, उनको क्यों इनलाइटेड डिस्पॉट बोला गया था। कैथरीन ने एनलाइटनमेंट को लार्जली इंटेलेक्चुअल और सिंबॉलिक लेवल पर ही अडॉप्ट किया था। वॉल्टर जैसे फिलोसफर के साथ करस्पॉन्डेंस की और अपने आप को प्रोग्रेसिव रूलर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। उसके टाइम पीरियड में एडुकेशन, लीगल कोडिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इस तरह के काम किए गए। उसने एक मॉडर्न लॉ कोड बनाने की बात की, जो कि रैशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती, बट ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो कैथरीन का जो पावर बेस था वो रशियन नोबिलिटी थी, और उसने उनके प्रिविलेजेस को कभी सीरियसली चैलेंज नहीं किया। हाँ, हालांकि जो सर्वडम था वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता है, और पीजेंट की कंडीशन जो होती है उनके टाइम पे और ज्यादा खराब हो रही होती है। चर्च और नोबिलिटी, इन लोगों का जो कंट्रोल था वो किसी भी हद तक कम नहीं होता है। इसलिए हम लोग कैथरीन का जो इनलाइटनमेंट है वो ज्यादातर सरफेस लेवल पर ही देखते हैं। मॉडर्न लैंग्वेज में देखा जाए तो वो उस तरह से इनलाइटेंड नहीं थी जिस तरह से आज के टाइम पे हम लोग इनलाइटनमेंट के आइडियाज को देखते हैं। उसके बाद एक और, अब हम लोग बात करेंगे जोसेफ टू, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। जोसेफ टू इनलाइटेंड डिस्पॉट में सबसे ज्यादा रेडिकल रिफॉर्मर थे। उनने इनलाइटनमेंट प्रिंसिपल को जेन्युइनली पॉलिसी के रूप में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। उसने सर्वडम एबॉलिश करने का अटेम्प्ट किया। उसने चर्च के इन्फ्लुएंस को कम किया। उसने रिलीजियस टॉलरेंस दी। लॉ के सामने सभी को इक्वल लाने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज और रैशनल बनाने का ट्राई किया। लेकिन जोसेफ टू का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि उसने रिफॉर्म्स लाए, बट ये सारे रिफॉर्म्स बिना किसी पॉपुलर कंसेंट और बिना सेंसिटिविटी के इम्पोज किया। नोबिलिटी, चर्च और पीजेंट, इन सब ने रेसिस्टेंस दिखाया, और रिजल्ट ये हुआ कि काफी रिफॉर्म उसकी डेथ के बाद ही खत्म हो गए, उसके डेथ के बाद ही रिवर्स कर दिए गए। जोसेफ टू का जो केस है वो क्लियरली दिखाता है कि इनलाइटनमेंट रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बिना सस्टेनेबल हो ही नहीं सकता। तो आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तभी आप इनलाइटनमेंट रिफॉर्म्स को इंपोज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है, एनलाइटनमेंट कैसे सोसाइटी में इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रहा है, कैसे बहुत सारे जो मोनार्क होते हैं उनको भी चेंज करने की कोशिश करता है। एंड एनलाइटनमेंट कैसे हमें ये दिखाता है कि जो एनलाइटेंड डिस्पॉट होते हैं वो भी एनलाइटनमेंट के मॉडल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, और इसी वजह से यह मॉडल लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि यह प्रूव होता है कि यूरोप आखिरकार रिवॉल्यूशनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर एनलाइटनमेंट पे। अभी क्या है कि हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा एनलाइटनमेंट का ही अगला पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोगों ने एनलाइटनमेंट के एक पार्ट को डिस्कस किया, वो ये था बैकग्राउंड एंड प्री कंडीशन। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनलाइटनमेंट के कोर थिंकर्स और प्री मार्क्सियन एंड मार्क्सियन सोशलिस्ट थॉट। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना।